चलिए, हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी अस्थमा की। ठीक है, अस्थमा के अंदर डेफिनेशन, एटियोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ अस्थमा की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द अस्थमा। तो जब पर्सन एलर्जन से एक्सपोज होता है तो क्या होता है ऐसा कि उसको सिम्टम्स आता है, इसको अपन अभी एक फ्लो चार्ट से समझता है। यस गाइस, तो आप देख पा रहे हैं एक्सपोजर टू एलर्जेंस। मैंने क्या लिखा है? एक्सपोजर टू एलर्जेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एलर्जन एग्जाम्पल लिखा है पोलेंस। तो मोस्ट कॉमन जो होता है एलर्जन वो पोलेंस ही होते हैं यहाँ पे। तो ये म्यूकोजल लाइनिंग एक दिखाई है जो एयरवेज होते हैं, जो ठीक है एयरवेज की म्यूकोजल लाइनिंग है। अस्थमा के अंदर मतलब यूजुअली मीडियम टू स्मॉल साइज या लार्ज साइज भी आता है इसमें। मीडियम टू लार्ज साइज ज़्यादा याद रखो आप। सीओपीडी के अंदर स्मॉल साइज होता है, जहाँ मीडियम टू लार्ज साइज जो मतलब म्यूकोजा है वो मेनली अफेक्टेड होता है। तो क्या होता है जब एलर्जन आके यहाँ पे स्टिक हुआ तो क्या बी सेल सबसे पहले यहाँ पे आती है, और क्या लिखा है? एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर टाइप 2। ठीक है, टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स इन आईजीई क्लास स्विचिंग इन बी सेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईजीई एंटीबॉडी है वो भी यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। इस बी सेल, ये बी सेल है, यहाँ पे आईजीई है, वो एंटीबॉडी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ये बी सेल है और बी सेल के साथ में ये आईजीई सिक्रेटिंग बी सेल। तो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? स्विचिंग इनटू बी सेल, आईजीई क्लास स्विचिंग इनटू इन बी सेल। मतलब जो बी सेल है वो आईजीई बनाने लग जाती है बहुत ज्यादा। तो प्रोडक्शन ऑफ आईजीई, आईजीई क्या होता है? एक तरह इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एलर्जेंस के लिए होता है। ई फॉर इयोसिनोफिलिक यहाँ पे बोल सकते हो। तो इयोसिनोफिलिया भी साथ में यहाँ पे होता है। ठीक है, तो क्या होगा जब एक्सपोजर टू एलर्जन होगा? स्टिमुलेशन ऑफ आईजीई प्रोडक्शन कौन करता है? टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स जो है वो बीटा सेल आप बोल सकते हो, वो यहाँ पे आईजीई का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इट बाइंड टू द मास्ट सेल। ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद में ये मास्ट सेल से यहाँ पे बाइंड हो गई है। ठीक है, बाइंडिंग टू आईजीई टू FcIR1 ऑन मास्ट सेल। ये एक तरह का रिसेप्टर यहाँ पे हो गए, इस कारण से यहाँ पे मास्ट सेल से जुड़ गई यहाँ पे। अब क्या लिखा है? रिपीट एक्सपोजर टू एलर्जन। जब एलर्जन का रिपीटेड एक्सपोजर होता है यहाँ पे तो ये एलर्जन भी यहाँ पे आके जुड़ा और ये फिर इसको सिग्नल देता है, उस कारण से मास्ट सेल टूट जाती है। आप बोल सकते हो डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल होता है। डीग्रेनुलेशन मतलब ग्रेनुल्स मास्ट सेल के बाहर आ गए। क्या लिखा है? एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल, रिलीज ऑफ मीडिएटर्स। ठीक है, डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल हो गया, उस कारण से जो केमिकल मीडिएटर्स है वो यहाँ पे आके बाहर निकल जाते हैं। तो केमिकल मीडिएटर दो तरह के यहाँ पे है। पहला वेजो एक्टिव अमाइंस एंड लिपिड मीडिएटर्स। वेजो एक्टिव क्या लिखा है? वेजो एक्टिव अमाइंस। ठीक है, क्या करेंगे ये? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मिनट्स आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जन। पता है दिस इज अटैक, है ना? ऐसा बोलते हैं ना अपन कि एलर्जन होते ही उसको अचानक अटैक आ जाता है। ठीक है, तो वो एक्सपोजर ऐसा होते ही ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाली है ये। तो इमीडिएट क्या हो गया यहाँ पे? एक्सपोजर टू मतलब एलर्जन होते ही यहाँ पे हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन हो गई, उस कारण से क्या हो जाएगा? ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। दूसरा क्या दिया? साइटोकाइंस लेट फेज रिएक्शन 2 to 24 आवर ऑफ रिपीट एक्सपोजर एलर्जन। तो ये साइटोकाइंस होंगे, ये इन्फ्लामेशन डेवलप करते हैं। तो इन्फ्लामेशन डेवलप में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ब्रोंकोस्पाज्म होता है वो इमीडिएट होता है यहाँ पे। ये अपन को याद रखना है। तो मेनली तो इस कारण से तो क्या होगा? आपका थिक टिनेसियस म्यूकस सिक्रेशन होगा, और इस कारण से आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा। तो दोनों ही मिलके क्या करेंगे? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। दोनों ही मिलके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। देखिए कैसे है वो बताता हूं मैं आपको। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थिक टिनेसियस म्यूकस, साथ ही म्यूकोजल स्वेलिंग ड्यू टू इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड वेस्कुलर कंजेशन। तो ये जो यहाँ पे साइटोकाइंस निकलते हैं वो क्या करते हैं? वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं, उस कारण से यहाँ पे म्यूकोजल स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, और साथ ही दूसरा वेजो एक्टिव अमाइंस जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो इमीडिएट कर रहे हैं वो क्या करते हैं? ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। इन दोनों के कारण क्या होता है? दिस चेंजेस कॉजेस ब्रोंकियल हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, दैट इज ब्रोंकोस्पाज्म। मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकियल और स्मॉल एयरवेज एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन साथ में इन्फ्लेमेशन भी है, तो ऑब्स्ट्रक्शन भी उस कारण से हो जाएगा। तो क्या लिखा आगे? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो, डिक्रीजेस फ्लो रेट्स इंक्लूडिंग एक्सपिरेटरी। तो मेनली एक्सपिरेटरी फ्लो रेट्स यहाँ पे कम हो जाती है। FeV1 आपका कम हो जाएगा, FVC भी कम हो जाएगा। अस्थमा एक तरह की ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। ठीक है, FVC उतना कम नहीं होता जितना FeV1। तो यहाँ पे FeV1 मेनली डिक्रीज होता है। तो FeV1 बाई FVC रेशियो है वो आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, impaired expiration causing hyperinflation distal to the obstruction and increases the work of breathing। ठीक है, तो एक्सपिरेशन impaired हो गया आपका, तो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन भी हो जाता है। ठीक
ठीक है। लेकिन मेनली जो हाइपर इन्फ्लेशन है वो अपन कहाँ देखते हैं, सीओपीडी में देखते हैं। अस्थमा में उतना हाइपर इन्फ्लेशन नहीं होता, मेनली यहाँ पे स्पाज्म होता है और साथ में म्यूकस सिक्रेशन जो है, थिक टेनेसियस म्यूकस यहाँ पे सिक्रेट होता है जो आपकी एयरवेज है उसको नैरो कर देगा, एयरवे का जो ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, सकरा कर देगा उनको, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ में आई होगी। जब भी पेशेंट एलर्जी से एक्सपोजर होता है या बोल सकते हैं कि अचानक लाफिंग किया, अचानक एक्सटेंस इमोशन है, अचानक वो हंसा है, अचानक क्राई किया है, या कोई एक्सपोजर हो गया एलर्जन से, उस कारण से ये सब रिस्पॉन्स आते हैं। उस कारण से क्या होगा, दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला ब्रोंकोस्पाज्म और दूसरा थिक टेनेसियस म्यूकस सिक्रीशन दैट अगेन कॉजेस एयरवेज जो है उनका इन्फ्लेमेशन कर देता है। इन्फ्लेमेशन से टेनेसियस सिक्रीशन होता है, वो भी एक तरह का मतलब आप बोल सकते हो ब्रोंकियल जो मतलब नेरो कर देता है, ऐसा आप इसको समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिम्टम्स की। तो अस्थमा के सिम्टम्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो दिस रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ठीक है। माइल्ड मैंने बताया था कि माइल्ड होता है, तो माइल्ड दो तरह से होता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है और दूसरा परसिस्टेंट भी हो सकता है। इसके अलावा मॉडरेट टू सीवियर तक होता है। तो स्पेशली क्या है, पहला कफिंग, ठीक है। तो कफिंग की मैं बात करूँ, स्पेशली नाइट टाइम होती है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो सकती है, फिर व्हेन लाफिंग, मतलब जब मेनली जो मतलब कोई पेशेंट एक्सरसाइज सर मैं एक्सरसाइज करता हूँ या जब कोई मतलब हंसता हूँ तब बहुत खांसी आती है मुझे, ऐसे तो नहीं आती, जब मैं हंसता हूँ तब खांसी आती है मुझे, तो ऐसा टिपिकल आपको आके बोलेगा। और नाइट टाइम कफिंग ज़्यादा होती है, बच्चों में यूजुअली नाइट टाइम कफिंग ज़्यादा होती है। दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, एसओपी, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों होती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस कारण से आप इनहेल तो कर रहे हो लेकिन मेनली एक्सपिरेशन जो एयर फ्लोज है वो कम हो गया, तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है। चेस्ट टाइटनेस होती है, क्यों, थिक टेनेसियस म्यूकस सिक्रेशन होता है और साथ ही एयरवे इन्फ्लेमेशन भी होता है, वो चेस्ट टाइटनेस करता है। वीजिंग, यस, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो एयर निकल रही है, थोड़ा आप जोर लगा के एयर निकालते हो तो ये म्यूजिकल साउंड होता है, मेनली एक्सपिरेटरी वीज आती है, म्यूजिकल साउंड होता है। जब आप स्टेज से सुनते हैं, डॉक्टर स्टेज से सुनता है तो उसको सुनाई देता है। इसमें सिम्टम्स में क्यों इंक्लूड किया गया है इसको, क्योंकि कई बार वीजिंग इतनी होती है कि एक पेशेंट भी बोलता है कि मुझे घर घर की आवाज़ आ रही है, मुझे कुछ सीटी बजने की आवाज़ आ रही है, कुछ म्यूजिकल ऐसा है, म्यूजिकली सीटी बजने की आवाज़ आ रही है, तो वो ऑडिबल वीज उसको बोलते हैं। तो ये सिम्टम्स में भी इंक्लूड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मेनली जो वीज होता है वो एक तरह का सिम्टम नहीं है, वो साइन है जो डॉक्टर पता करते हैं कि हाँ इसको वीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑडिबल वीज होती है उसको भी उन्होंने वीज काउंट किया, उसको सिम्टम्स में काउंट किया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, हाउ यू डायग्नोज अस्थमा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के अंदर हिस्ट्री, ठीक है। ज़्यादातर लोग आजकल क्या हो गया है कि हाँ पेशेंट आया, दो चीज़ पूछी और लो ये डायग्नोसिस कर, ये इन्वेस्टिगेशन करा कर ले आओ, ये मतलब पीएफटी करा लो, एक्सरे करवा लो, ये करवा लो, नहीं। सबसे पहले हिस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ द पेशेंट, नॉट इवन अस्थमा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिम्टम्स उसको पूछते हो। सिम्टम्स वो 4 सिम्टम को जरूरी नहीं चारों एक पेशेंट को हो। जैसे बच्चों के अंदर मेनली कफिंग होती है और जब वो खेलता है, कूदता है, बाहर जाता है तो उसका दम भर जाता है, तो मेनली 2 सिम्टम्स होते हैं। कोई जरूरी नहीं है उसको वीज हो या चेस्ट टाइटनेस हो, वो नहीं बता पाता। चेस्ट टाइटनेस या स्पुटम वगैरह सिक्रेशन नहीं निकलता तो वो नहीं बता पाता, ठीक है। चलिए वीज है वो भी खुद नहीं बता पाएगा, वो ज़्यादा दिक्कत होगी तब जाके पेरेंट्स होते हैं वो सुनते हैं कि हाँ इसके छाती में से सीटी की आवाज़ आती है, घर घर की आवाज़ आती है, तो वो ऑडिबल वीज हो गई, ठीक है। हिस्ट्री आपने ली, हिस्ट्री में आपको एक्सपोजर टू डस्ट एलर्जन हमेशा पूछना है उसको, ठीक है। कब खांसी आती है, मॉर्निंग में ज़्यादा आती है या नाइट में ज़्यादा आती है, तो बताएंगे सर नाइट में ज़्यादा होती है, अर्ली मॉर्निंग भी रहती है, दिन में उतनी नहीं होती, खेलता है तो उतनी नहीं होती, ठीक है, खेलता रहता है या कोई ना कोई दवाई ले लेता है या कुछ गर्म कुछ खा लिया, गर्म कुछ पी लिया तो भी थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिलता है, उस कारण से दिन में खांसी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछना है डस्ट एलर्जेंस एक्सपोजर वगैरह, तो वो पूछता है कि बाहर खेलने जाता है, किसी गार्डन में जाता है या घर के अंदर भी उसको तो रहता है, तो वो डिपेंड करता है आपके इंडोर एलर्जेंस कितने, आउटडोर एलर्जेंस है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री में आप क्या पूछते हो, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कितनी है, किस तरह से है ना, बहुत ज़्यादा होती है, एक होता है कि हाँ ठीक है थोड़ी बहुत होती है और फिर भी खेलता रहता है, एक होता है कि बहुत ज़्यादा है, तो वो सीवियरिटी है उसको पता लग रही है आपको, तो उस कंडीशन में कई बार क्या होते हैं बच्चे स्पायरोमेट्री वगैरह नहीं कर पाते, तो वहाँ पे डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, मेनली सिम्टम बेसिस पे डायग्नोसिस होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने सिम्टम बेसिस पे, इसके अलावा PEFR आप मोर देन 5 ईयर एज में PEFR से आप कर सकते हो।
पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर से बच्चे को उसमें फूंक मार के कैसे करते हैं वो आप उसको सिखा के आप उससे कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थमा में। क्यों? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अस्थमा एक तरह का स्पेक्ट्रम है, एक सिंगल डिजीज नहीं है। यानी प्योर अस्थमा यूजुअली नहीं मिलता और बच्चों में तो प्योरली नहीं मिलता। तो साथ में आपको टॉप टू बॉटम आपको उसको एग्जामिन करना होता है। सबसे पहले रनी नोज, ठीक है, बोलिए कि नाक में पानी आता रहता है, और नेजल पॉलिप उसको हो सकते हैं। तो अच्छे से आपको ईएनटी एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से करना पड़ेगा। नोज और थ्रोट का एग्जामिनेशन अच्छे से करना है। इसके अलावा स्किन एलर्जीज, ठीक है, एक्जिमा साथ में हो बच्चे को, ठीक है। कई बार जो बड़े लोग होते हैं 30-35 साल होते हैं उनको अंदर जो टेरिजियम्स रहता है, दोनों आंखों में टेरिजियम रहता है ना, साथ में स्किन एलर्जी होती है, एक्जिमा होता है, नेजल एलर्जीज रहती है। उसके बाद बोलते हैं कि अब हमको अस्थमा हो गया। तो ये एक तरह का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में पता करना होता है। इसके अलावा वीज, फिजिकल एग्जामिनेशन में आप वीज को भी पता रखोगे। बायलेटरल भी हो सकते हैं, यूनिलेटरल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं यूनिलेटरल बायलेटरल ही होगी वो जरूरी नहीं, यूनिलेटरल वीज भी हो सकती है। कहाँ पे स्पाइनस है वो उस पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन होता है एक्सरे। चेस्ट एक्सरे पीए भी आपने करवाया आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सरे अस्थमा के अंदर नॉर्मल भी आ सकता है और यूजुअली नॉर्मल ही आता है। यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ अदर डायग्नोसिस के लिए अस्थमा के में एक्सरे करवाया जाता है, न कि अस्थमा पता करने के लिए। एक्सरे से अस्थमा डायग्नोस आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो डायग्नोस्टिक टूल है इट इज पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उसके अंदर भी सबसे बेस्ट इट इज स्पायरोमेट्री। तो स्पायरोमेट्री विद रिवर्सिबिलिटी आप करवाते हो। विद रिवर्सिबिलिटी यदि पॉजिटिव है तो आप उसको डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा बोल सकते हो। तो सबसे पहले स्पायरोमेट्री ऑब्स्ट्रक्टिव होनी चाहिए, FEV1/FEC लेस देन 70%, लेस देन 0.7 हो। साथ ही रिवर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे? तो पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर FEV1 या FVC, ठीक है, इंक्रीजेस विद 12% और 200 ml, नो 12% एंड 200 ml दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आइदर 12% आइदर 200 ml, नहीं, 12% एंड 200 ml दोनों होना चाहिए। इतना यदि डिफरेंस आ रहा है, जैसे कैसे करते हैं इसको, पेशेंट आपके पास में 3 बेस्ट रीडिंग आपने ले ली, उसमें से एक सबसे बेस्ट है वो आपने निकाल लिया कि हाँ ये इसकी एक बेस्ट एक पीएफटी है। अब आपने उसको एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर यूजुअली साल्बुटामोल यूज करते हैं, 2 पफ देते हैं, बोल सकते हो कि 400 to 800 माइक्रोग्राम तक दे सकते हो। तो 400 एक मतलब लो डोज होती है, वो आप दे दो उसको। 200 to 400 लो डोज होती है, ठीक है। 400 to 800 मीडियम डोज होती है। मोर देन 800 हाई डोज नहीं देना अपन को, लो टू मीडियम डोज देते हैं। तो फिर भी लो डोज ऑफ 400, मतलब 2 पफ आपने दे दिए, 10 से 15 मिनट वेट करना है। उसके बाद वापस पीएफटी रिपीट करनी है, जो बेस्ट पीएफटी वो आपको चूज करनी है। उसके बाद आप डिफरेंस यहाँ पे देखते हो, ठीक है। तो वो जो पहला होगा उसको आप दोनों डेटा को एक ही पीएफटी या एक ही स्पायरोग्राम के अंदर अरेंज कर सकते हो, जिसको पहले वाले को अपन क्या बोलेंगे, प्री लिखते हैं, और दूसरे वाले क्या बोलेंगे, पोस्ट। मतलब प्री मतलब बिफोर ब्रोंकोडायलेशन ये डाटा है, पोस्ट मतलब आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर ये डेटा है। तो उसमें प्रेडिक्टेड पहले रहेगा, फिर प्री रहेगा, फिर पोस्ट रहेगा। तो प्री और पोस्ट जो FEV1 या FEC दोनों आप देख सकते हो, दोनों के अंदर जो इंक्रीज है, इंक्रीमेंटल है, वो 12% एंड 200 ml का होना चाहिए। दूसरे PEFR, पीक एक्सपिरेटरी फ्लो मीटर, मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में, ठीक है। आप स्पेरिमेट्री के में जो मेरे वीडियोज़ है उसके अंदर आप देखना ये सब क्या होता है, कैसे करते हैं, सब मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे डायग्नोसिस सिंगल, जो एक तरह से बोल सकते हो कि सिंगल टेस्ट में आप कर सकते हो। मोर देन 20% चेंज, अगेन करना ऐसे ही है, पहले पेशेंट आया उसको आपने PEFR 3 बेस्ट रीडिंग आपने ली, उसमें से बेस्ट रीडिंग आप चूज कर सकते हो। एवरेज नहीं करना, 3 रीडिंग में से बेस्ट रीडिंग आपको चूज करनी है। उसके बाद में उसको अगेन शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर आपने दिया, 10 से 15 मिनट उसको वेट करवाना, फिर से आपको PEFR टेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मोर देन 20% चेंज होना चाहिए, मोर देन 20% चेंज होना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या पता कर भी नहीं पाए, ठीक है। स्पायरोमेट्री चलो बिल्कुल भी नहीं कर पाए, ये कर भी सकते हैं, मोर देन 5 ईयर है तो कर सकते, लेस देन 5 ईयर है तो ये सब नहीं कर सकता बच्चा। तो वीज और उसके अकॉर्डिंग आप क्लिनिकल ही आपको उसको ट्रीट करना होता है, ठीक है। चलिए दूसरे फॉलोअप के अंदर भी ये PEFR काम में आता है। तो वहाँ पे आप एवरेज डेली डायरेनल वेरिएशन यूज करते हो। एवरेज डेली डायरेनल वेरिएशन कैसे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देखना मेरे जो स्पेरिमेट्री की वीडियोज उसमें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मोर देन 13% वेरिएशन फॉर एडल्ट, मोर देन 10% वेरिएशन फॉर चाइल्डहुड,
ठीक है। इसके अलावा मेथाकोलिन चैलेंज टेस्ट एक थ्योरी के लिए आप याद रख सकते हो, यहाँ भी 20% ही होता है। 20% डिक्रीज इन FVC आफ्टर गिविंग लेस देन 8 माइक्रोग्राम पर ml या मैक्सिमम 8 माइक्रोग्राम पर ml डोज ऑफ मेथाकोलिन आप देते हो, उससे ज़्यादा नहीं देना। उस कंडीशन में 20% से ज़्यादा FVC डिक्रीज हुआ है तो आप उसको पॉजिटिव मानते हैं। लास्ट है एलर्जी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई नहीं कराता, हर कोई अवेलेबल भी नहीं होता, तो आप आजकल ब्लड से भी होता है उससे भी करवा सकते हो, या फिर स्किन प्रिक टेस्ट होता है उससे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एलर्जेंस हैं किस किस एलर्जी से ऐसा हुआ है, किस कारण से ऐसा हो रहा है, उसको आप पता कर सकते हो। तो उसका अवॉइडेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ट्रीटमेंट में भी काम में आता है, ठीक है। तो लास्ट अपन यहाँ पे इस वीडियो में करूँगा मैं प्रिवेंशन ऑफ एक्सरबेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, वो आप कैसे कर सकते हो। अपन कभी हाल्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टॉप इट बट यू कैन प्रिवेंट, यू कैन स्लो इट डाउन, ठीक है। तो पहला है अवॉइड अस्थमा ट्रिगर, सबसे इंपॉर्टेंट अस्थमा ट्रिगर्स। ये आपको पता लग जाए कि मुझे इस चीज़ से अस्थमा हो रहा है, तो आप उससे दूर रहेंगे तो आपको कभी एक्सरबेशन नहीं होंगे, आपको ट्रिगर्स नहीं होंगे। आप अटैक पहले यूज़ करते थे, अटैक वर्ड आजकल नहीं करते, एक्सरबेशन ही यूज़ करते हैं, तो एक्सरबेशन कभी नहीं होंगे। दूसरा डस्ट फ्री इंडोर, आप ऐसे इंडोर में रहें जहाँ पे डस्ट फ्री हो, ध्यान रखें साफ सफाई का। या कोई आपका पर्सन दूसरे जिसको अस्थमा नहीं है उसको आप बोले कि वही साफ सफाई करें, आप उस चीज़ से दूर रहें। अवॉइड सिलेक्टिव फूड एंड स्पाइसेस, जिस चीज़ से आपको होता है ये बताएंगे, SPT है या एलर्जन टेस्ट है, वो आपको ये बताएगा कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है, तो उससे आप दूर रहें। कई बार ऐसे एलर्जीज निकल के आते हैं, जैसे हम करवाते हैं तो कई बार क्योंकि मक्खी और मच्छर से भी मतलब एलर्जी है, तो उनसे तो आप दूर कैसे रहोगे। तो कोशिश यही करनी है कि घर में कुछ ऐसा रखना है जिससे मच्छी मच्छर दूर रहे, जाली के गेट वगैरह आप लगा सकते हो, दूर रहना है। और शाम का टाइम आप अच्छे बुरे मतलब पूरे कपड़े पहन के मतलब रख सकते हो, सर्दियों की बात मैं बता रहा हूँ। तो मेनली क्या है कि जितना आप दूर रह सको उतना दूर रहना है। फिर भी नहीं हो रहा तो उसके भी इलाज है, अपन वो ट्रीटमेंट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड, ठीक है। AC वाला इन्वायरमेंट जहाँ पे AC चल रहा है वहाँ आपको नहीं जाना, ठीक है। तो एक टेम्परेचर होता है जिसपे ट्रिगर होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको नहीं लगता तो आपको डॉक्टर से सलाह लीजिए, एक ट्रीटमेंट प्लान वो आपको देगा, उस कारण से आप उस पर चलिए, ठीक है। वैक्सीनेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है आपको, इन्फ्लुएंजा मैंने बताया था वायरस भी अस्थमा का ट्रिगर होता है। तो आपको इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब अटैक करेगा ही नहीं, बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, तो अस्थमा आपको ट्रिगर नहीं होगा। तो इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है वो आपको लगानी चाहिए। ये 1 साल के लिए बचाते हैं, 1 साल के लिए लगती है, 1 ईयर के लिए प्रिवेंशन आपको कर सकती है, तो वो 1 साल आपका आराम से निकलेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप प्रिवेंशन कर सकते हो एक्सरबेशंस का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ट्रीटमेंट और जीना के कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।